शिवपुर गांव की सुबह हो चुकी थी। खेतों में किसान अपने अपने काम में लगे थे। वहीं एक खेत में लगभग 70 साल की गौरी अम्मा तपती धूप में कुदाल चलाकर मेहनत कर रही थीं। माथे से पसीना बह रहा था, सांसें तेज चल रही थीं और उम्र के कारण कमर बार बार जवाब दे रही थी। फिर भी वे रुकी नहीं। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपने तीनों बेटों को मेहनत करके पाला था। शाम ढलते ही गौरी अम्मा दिन भर की मजदूरी करके थकी हारी घर लौटीं। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी के अंदर कदम रखा, देखा कि उनके तीनों बेटे आराम से बैठे हुए थे। माँ को इतना थका हुआ देखकर तीनों तुरंत उठकर उनके पास आ गए। अम्मा, आपने फिर पूरा दिन खेत में काम किया। सुबह जब आप निकली थी तभी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। देखिए, आपके हाथ कैसे कांप रहे हैं। आप आखिर कब तक अपने शरीर पर इतना जुल्म करती रहेंगी? अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग किसके सहारे रहेंगे? कम से कम अब अपनी सेहत का तो ख्याल रखिए। बेटा, जिस माँ के घर में 3-3 जवान बेटे बैठे हों और फिर भी उसे 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़े, उसे अपनी सेहत से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता होती है। शरीर तो एक दिन साथ छोड़ ही देगा, लेकिन उससे पहले मैं इतना जरूर चाहती हूँ कि तुम तीनों अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाओ। अरे अम्मा, आप भी हर रोज वही बातें लेकर बैठ जाती हो। इतना कौन सोचता है भविष्य के बारे में? आज का दिन ठीक से निकल जाए, वही बहुत है। कल की चिंता कल कर लेंगे। आप बेवजह खुद को परेशान करती रहती हो। हाँ अम्मा, बड़े भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब किस्मत में जो लिखा होगा वही मिलेगा। आदमी चाहे जितनी मेहनत कर ले, उससे ज्यादा कभी नहीं पा सकता। इसीलिए आप भी बेकार की चिंता छोड़िए और आराम कीजिए। गौरी अम्मा ने तीनों बेटों की बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोली। वे चुपचाप झोपड़ी के अंदर चली गईं। उनके चेहरे से लग रहा था कि उन्होंने मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर लिया है। उस रात गौरी अम्मा ने अपने हाथों से खाना बनाया। चारों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद गौरी अम्मा ने धीमी आवाज में कहा, रघुवीर, मोहन, किशन, तुम तीनों जरा मेरे पास आकर बैठो। आज मुझे तुम सबसे ऐसी बात कहनी है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी किसी को नहीं बताई। हो सकता है आज के बाद मुझे ये बात कहने का मौका फिर कभी न मिले। अम्मा की आवाज में आज एक अलग ही गंभीरता थी। बिना कुछ बोले तीनों उनके पास आकर बैठ गए। गौरी अम्मा ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और 1-1 रुपए के 3 सिक्के निकाले। फिर बिना कुछ कहे उन्होंने 1-1 सिक्का तीनों बेटों की हथेली पर रख दिया। अम्मा, मैं तो समझा था आप कोई बड़ी बात बताने वाली हैं। ये तो बस 1 रुपये का सिक्का है। इसे संभाल कर रखने की क्या जरूरत है? सच कहूं अम्मा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। 1 रुपए से आजकल कुछ मिलता भी नहीं है। आखिर इसे हमें देने की वजह क्या है? तुम्हें ये सिक्के छोटे लग रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए इनकी कीमत बहुत बड़ी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इन सिक्कों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, और जिस दिन मैं इस दुनिया में न रहूं उस दिन भी जल्दी मत करना। पहले मेरे सारे संस्कार पूरे करना, 13वीं होने देना, उसके बाद हमारे पुराने खेत में जाना। तीनों बेटे चुपचाप सुनते रहे। खेत में 3 जगहें हैं। बरगद के पेड़ के पास पहली जगह, वहां सिर्फ रघुवीर खुदाई करेगा। पुराने कुएं के पास दूसरी जगह, वहां सिर्फ मोहन खुदाई करेगा। और खेत के पश्चिम वाले कोने में, जहां मिट्टी थोड़ी काली दिखाई देती है, वहां सिर्फ किशन खुदाई करेगा। ध्यान रखना, कोई भी दूसरे की जगह हाथ नहीं लगाएगा। जो जिसके हिस्से में है वही उसे मिलेगा। लेकिन अम्मा, वहां है क्या? वक्त आने पर खुद देख लेना। बहुत रात हो गई है, बाकी बातें भगवान पर छोड़ दो। जो होना है सही समय पर होगा। तीनों बेटों ने आगे कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने अम्मा के पैर छुए और अपनी अपनी जगह जाकर लेट गए। गौरी अम्मा कुछ देर तक तीनों को देखती रहीं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे मन का कोई बोझ उतर गया हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने भी करवट ली, आंखें बंद कीं और पूरी झोपड़ी में सन्नाटा फैल गया। सुबह रोज की तरह सबसे पहले किशन की आंख खुली। उसने देखा कि सूरज काफी ऊपर आ चुका था, लेकिन आज अम्मा ने अभी तक आवाज नहीं लगाई थी। वह मुस्कुराते हुए उनकी चारपाई के पास गया। अम्मा, उठ जाइए। आज तो सूरज भी निकल आया।
देखिए, बड़े भैया अभी तक सो रहे हैं। कोई जवाब नहीं मिला। किशन ने फिर धीरे से उनके कंधे को हिलाया, फिर भी कोई हरकत नहीं हुई। अम्मा सुन रही है ना? रघुवीर भैया, मोहन भैया, जल्दी आइए। देखिए ना, अम्मा को क्या हो गया है, वो कुछ भी नहीं बोल रही हैं। रघुवीर और मोहन दौड़ते हुए आए। तीनों ने अम्मा को उठाने की कोशिश की, लेकिन गौरी अम्मा शांत थीं। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी, मगर सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। तीनों भाई कुछ पल तक बिना कुछ बोले खड़े रहे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि जिस माँ की आवाज हर सुबह उन्हें जगाती थी, वह आज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। तीनों भाइयों ने नम आंखों से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिनों तक घर में वही सन्नाटा पसरा रहा। न रघुवीर पहले की तरह हंसता था, न मोहन की बातें सुनाई देती थीं। किशन तो अक्सर चारपाई के उस खाली कोने को देखता रहता, जहां गौरी अम्मा बैठकर उनसे बातें किया करती थीं। धीरे धीरे 13वीं का दिन भी बीत गया। उस शाम तीनों भाई झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठे थे। काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिर रघुवीर ने चुप्पी तोड़ी। अम्मा को गए कई दिन हो गए, लेकिन उनकी आखिरी बात बार बार याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि 13वीं के बाद पुराने खेत में जाकर खुदाई करना। पता नहीं वहां क्या होगा, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा अधूरी छोड़ना भी ठीक नहीं होगा। मैं भी यही सोच रहा था। सच कहूं तो कई बार मन हुआ कि पहले ही जाकर देख लूं, लेकिन फिर अम्मा की बात याद आ गई। उन्होंने साफ कहा था कि 13वीं से पहले कोई खेत में नहीं जाएगा। अब जब सारे संस्कार पूरे हो चुके हैं, तो कल सुबह चलकर देख लेते हैं। मैं नहीं जानता वहां क्या मिलेगा, या कुछ मिलेगा भी या नहीं, लेकिन अम्मा ने जिंदगी में कभी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाया। अगर ये उनकी आखिरी इच्छा थी, तो हमें बिना सवाल किए उसे पूरा करना चाहिए। ठीक है, कल सूरज निकलते ही हम तीनों खेत चलेंगे। जो जगह अम्मा ने बताई थी, उसी जगह खुदाई करेंगे। कोई किसी की जगह नहीं छुएगा। देखते हैं आखिर अम्मा हमें क्या सौंप कर गई हैं। अगली सुबह तीनों भाई अपने अपने हिस्से में खुदाई करने लगे। कुछ देर तक सिर्फ मिट्टी ही निकलती रही। तीनों बिना कुछ बोले लगातार फावड़ा चलाते रहे। तभी रघुवीर के फावड़े से किसी चीज की टक्कर हुई। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। मोहन, किशन, इधर आओ। लगता है मुझे कुछ मिल गया है। उसने तुरंत उसे दोनों हाथों से उठाकर बाहर निकाल लिया। दोनों भाई दौड़कर उसके पास पहुंचे। तीनों ने मिलकर घड़ा बाहर निकाला। घड़े के अंदर चमचमाते हीरे देखकर तीनों हैरान रह गए। सूरज की रोशनी पड़ते ही हीरे और भी चमकने लगे। रघुवीर खुशी से हंसते हुए बोला, अरे, ये तो सचमुच हीरे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अम्मा इतना बड़ा राज छिपाकर बैठी थी। अब देखना, हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मोहन भी हैरानी से बोला, भैया, लगता है अम्मा ने सच कहा था। अगर पहले ही आपका घड़ा आए इतना कीमती निकला है, तो शायद मेरे हिस्से में भी कुछ बड़ा ही होगा। अम्मा जो भी छोड़कर गई हैं, सोच समझकर ही छोड़कर गई होंगी। चलो मोहन भैया, अब अपनी जगह की खुदाई भी पूरी कर लो। मोहन भी तुरंत अपने हिस्से में खुदाई करने लगा। कुछ ही देर बाद उसके फावड़े से किसी चीज की टक्कर हुई। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक और घड़ा दिखाई दिया। तीनों ने जब घड़े के अंदर देखा तो वह सोने के सिक्कों और गहनों से भरा हुआ था। भैया देखिए, मेरे हिस्से में तो सोना निकला है। अम्मा ने हम तीनों का भविष्य सचमुच बना दिया। अब हमें जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लगता है अम्मा ने आखिरी समय में ही सब कुछ सोच समझकर हमारे लिए छिपाया था। अगर हम उनकी आखिरी इच्छा पूरी ना करते, तो शायद ये खजाना हमें कभी नहीं मिलता। मैंने कहा था ना, अम्मा ने कोई बड़ा राज छिपा कर रखा है। चलो किशन, अब देखते हैं तेरे हिस्से में क्या निकला है। शायद तुझे भी कोई खजाना ही मिले। तीनों किशन के हिस्से में पहुंचे। किशन ने फिर से खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसे भी मिट्टी के नीचे एक घड़ा दिखाई दिया। उसने घड़ा बाहर निकाला। तीनों ने अंदर देखा तो उसमें न हीरे थे न सोना। घड़ा सिर्फ साधारण पत्थरों और काली मिट्टी से भरा था। यह देखकर कुछ पल के लिए सब चुप रह गए। तभी दोनों भाई हंसने लगे। अरे किशन,
लगता है किस्मत ने तेरे साथ मजाक कर दिया। मैं तो सोच रहा था तेरे घड़े में भी कोई खजाना होगा, लेकिन यहां तो पत्थर और मिट्टी निकली। सच कहूं, मैंने तो पहली बार किसी घड़े में ऐसा खजाना देखा है। अगर कभी घर बनाने की जरूरत पड़ी तो ये पत्थर काम आ जाएंगे। और मिट्टी उससे गमले भर लेना। अम्मा ने मेरे साथ भेदभाव क्यों किया? मैंने तो उनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। आप दोनों को हीरे और सोने से भरे घड़े मिले और मुझे यह मिट्टी और पत्थरों से भरा घड़ा क्यों मिला? अब समझ आया ना, किस्मत किसे कहते हैं? जिसकी जैसी किस्मत उसे वैसा ही घड़ा मिला। हमारे हिस्से में हीरे और सोना आया और तेरे हिस्से में मिट्टी। अब तू इसी मिट्टी को संभाल कर रख, हम अपना खजाना लेकर चलते हैं। किशन ने कोई जवाब नहीं दिया। तीनों भाई अपने अपने घड़े लेकर घर लौट आए। पूरे गांव में खबर फैल गई कि गौरी अम्मा अपने बेटों के लिए खजाना छोड़ गई थीं। लोग रघुवीर और मोहन के घर हीरे और सोना देखने आने लगे। लेकिन जब पता चला कि किशन के हिस्से में सिर्फ पत्थर और काली मिट्टी निकली है, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, अजीब बात है, एक ही माँ के 3 बेटे, लेकिन किस्मत तीनों की कितनी अलग निकली। पता नहीं गौरी अम्मा ने किशन के हिस्से में सिर्फ पत्थर और काली मिट्टी ही क्यों छोड़ी। सच कह रहे हो। रघुवीर को हीरे मिले, मोहन को सोना, और बेचारे किशन को कुछ भी नहीं। लगता है अम्मा ने उसके साथ ही सबसे बड़ा अन्याय कर दिया। किशन ने सबकी बातें सुनी। उसने घड़े की ओर देखा, फिर आसमान की तरफ। मन में सवाल थे, लेकिन शिकायत नहीं। कुछ महीने बीत गए। रघुवीर ने हीरे बेचकर हवेली बनवा ली और मोहन ने सोना बेचकर व्यापार शुरू कर दिया। लेकिन किशन आज भी मजदूरी करता था। उसकी झोपड़ी में वही घड़ा और अम्मा का दिया 1 रुपए का सिक्का रखा था। एक रात वह उसी सिक्के को हाथ में लिए बैठा था। अम्मा, ये 1 रुपया आखिर क्यों दिया था? अगर सिर्फ खेत की जगह बतानी थी तो बिना सिक्के के भी बता सकती थी। और अगर सबको बराबर मानती थी तो मेरे हिस्से में मिट्टी ही क्यों आई? मैं जितना सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। समय बीतता गया। कुछ ही महीनों बाद रघुवीर की शादी गांव के बड़े व्यापारी की बेटी कामिनी से हो गई। वहीं मोहन की शादी भी एक बड़े जौहरी की बेटी रूपा से हो गई। एक दिन किशन उनसे मिलने गया। अरे किशन, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। आ बैठ, बता कैसा चल रहा है? बस भैया, पहले जैसा ही है। जहां काम मिल जाता है वहां मजदूरी कर लेता हूं। किसी तरह गुजारा हो जाता है। यही है आपके छोटे भाई? हाँ, यही है किशन, किस्मत का मारा। अम्मा को भी इसके लिए बस यही मिट्टी ही ठीक लगी होगी। अम्मा ने तीनों को कुछ न कुछ दिया था ना? सुना है आपके हिस्से में मिट्टी निकली थी। हाँ, मिट्टी और कुछ पत्थर। अजीब बात है, एक ही माँ लेकिन तीनों के हिस्से अलग अलग। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। मुझे भी समझ नहीं आया भाभी। कई बार सोचता हूं शायद अम्मा से कोई गलती हो गई होगी। फिर अगले ही पल लगता है नहीं, उन्होंने पूरी जिंदगी कभी हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। बस यही सोचकर खुद को समझा लेता हूं। रघुवीर ने बात बदल दी। छोड़ इन बातों को, जो होना था हो गया। चल खाना खाकर जाना। वैसे भी अम्मा ने हमें सोना हीरा दिया है। तुझे क्या पता, तेरे हिस्से में भी हीरे रहे हों, लेकिन तेरी किस्मत ही ऐसी है कि वो भी मिट्टी बन गए होंगे। नहीं भैया, फिर कभी। अभी सुबह जल्दी मजदूरी पर भी जाना है। किशन चुपचाप अपनी झोपड़ी लौट आया। उसने फिर वहीं 1 रुपये का सिक्का उठाकर कुछ देर तक देखा। कुछ समय बाद गरीब किसान रामदीन ने अपनी बेटी सुलेखा की शादी किशन से कर दी। शादी के बाद सुलेखा किशन की छोटी सी झोपड़ी में आ गई। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाने लगे। एक शाम मजदूरी से लौटकर किशन घर पहुंचा। सुलेखा चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। किशन चुपचाप घड़े की ओर देखने लगा। सुलेखा ने उसकी नजर देख ली। आ गए? आज काम मिला था? बहुत थक गए लग रहे हो। आओ पहले बैठो, मैं अभी खाना परोस देती हूँ। हाँ, मिला तो था,
लेकिन आधी दिहाड़ी ही मिली। गांव में मजदूर बहुत हैं, काम कम। फिर भी आज का चूल्हा जल गया, यही बहुत है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम रोज उस घड़े को बड़ी देर तक देखते रहते हो। आखिर उसमें ऐसा क्या है? यही मेरी सबसे बड़ी उलझन है। भैया को हीरे मिले, दूसरे भैया को सोना, और मुझे ये मिट्टी। ऊपर से अम्मा ये 1 रुपये का सिक्का भी दे गई। समझ नहीं आता इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। मैं तो कई बार सोचता हूं इस घड़े को कहीं फेंक दूं। नहीं, इसे कभी मत फेंकना, चाहे इसमें कुछ हो या ना हो। लेकिन ये तुम्हारी अम्मा की आखिरी निशानी है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। रघुवीर और मोहन की जिंदगी अच्छी चल रही थी। वहीं किशन मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। तभी एक दिन पूरे इलाके में भयानक सूखा पड़ गया। कुछ ही हफ्तों में पूरे गांव का हाल बदल गया। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। खेतों में लंबी लंबी दरारें पड़ गईं, तालाब सूख गए और कुओं का पानी भी आधा रह गया। कई घरों में चूल्हे जलना बंद हो चुके थे और मजदूरी का काम भी पूरी तरह ठप पड़ गया था। किशन परेशान होकर घर के बाहर कुर्सी पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी सुलेखा उसके पास आई। घर में बस 2 वक्त का आटा बचा है, दाल भी खत्म हो गई और चावल तो कल ही खत्म हो गए थे। अगर कल तक कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो चूल्हा कैसे जलेगा? आज मैं अकेला नहीं बैठा हूं सुलेखा, पूरे गांव के किसान ऐसे ही घरों में बैठे हैं। खेत सूख गए, मजदूरी बंद हो गई। समझ नहीं आता पहले बारिश का इंतजार करूं या काम का। तभी किशन की नजर सुलेखा के हाथों में पड़ी उस खाली बोरी पर गई जिसे वह अपने साथ लेकर आई थी। ये खाली बोरी लेकर कहां जाने की तैयारी कर रही हो तुम? बड़ी भाभी के घर। सोच रही हूँ 2-4 दिन का अनाज मांग लूं। उनके पास हीरे सोने की कोई कमी नहीं है, उनकी जिंदगी आराम से कट रही है। अगर वो थोड़ा सा अनाज दे देंगी तो हमारे घर का चूल्हा भी कुछ दिन जल जाएगा। हालात ठीक होते ही हम सब लौटा देंगे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो जब से दोनों बड़े आदमी बने हैं जैसे हमें भूल ही गए हैं। पहले जैसा अपनापन भी नहीं रहा, मदद करने से भी कतराते हैं। शायद उनके मन में यही होगा कि जब अम्मा ने ही मेरे और उनके बीच फर्क किया था तो वो मेरे लिए क्यों सोचे। तो चुपचाप वापस आ जाऊंगी, लेकिन बिना कोशिश किए बैठे रहना भी तो ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उन्हें जरा भी परेशानी लगे तो ज्यादा कहना मत, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। सुलेखा ने बिना कुछ कहे सिर पर दुपट्टा ठीक किया, खाली बोरी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सुलेखा सबसे पहले रघुवीर की हवेली पहुंची। अरे सुलेखा, अचानक? सब ठीक तो है? अभी कई दिनों से गांव में मजदूरी बंद है, घर का अनाज भी खत्म होने वाला है। सोचा अगर 2-4 दिन के लिए थोड़ा गेहूं या चावल मिल जाए तो हालात संभल जाएंगे। काम मिलते ही सबसे पहले आपका अनाज लौटा देंगे। सुलेखा, तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन इस बार हालात हमारे लिए भी आसान नहीं है। हीरों का काम पहले जैसा नहीं चल रहा, खर्च बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में गोदाम खोल दूं तो फिर सबको देना पड़ेगा, इसलिए माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं भाभी, मैंने तो अपना समझ कर ही कहा था। आप लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए सोचा शायद आप। वहां से निकलकर सुलेखा सीधे मोहन के घर पहुंची। रूपा दरवाजे पर खड़ी थी। भाभी, घर में खाने को कुछ नहीं बचा, सोचा आपसे थोड़ा अनाज उधार मांग लूं, जैसे ही हालात ठीक होंगे वापस कर देंगे। सुलेखा, मन तो मेरा भी है कि तुम्हें खाली हाथ न भेजूं, लेकिन व्यापार अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग सामान खरीद ही नहीं रहे, जो पैसा था वही धीरे धीरे निकल रहा है। ऐसे में हमें भी बहुत सोच समझकर चलना पड़ रहा है। सुलेखा खाली बोरी लेकर झोपड़ी लौट आई। किशन ने उसके हाथ देखे, फिर उसके चेहरे की तरफ देखा। बिना कुछ पूछे ही उसे सब समझ आ गया। दिन बीतते गए, बारिश अब भी नहीं हुई। किशन की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। न खाने का कोई ठिकाना था, न कोई काम। रघुवीर के सारे हीरे धीरे धीरे खत्म हो गए।
खर्च चलाने के लिए उसे अपनी कई चीजें बेचनी पड़ीं और कर्ज भी बढ़ता गया। उधर मोहन का सारा सोना भी खत्म हो चुका था और उस पर भी कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक शाम रघुवीर हिसाब देख रहा था, तभी उसकी नज़र दराज में रखे अम्मा के दिए 1 रुपये के सिक्के पर पड़ी। उसने सिक्का उठाया और गौर से देखने लगा। अजीब बात है, उस दिन अम्मा ने हमें 1-1 रुपया दिया था, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे लगा था बस आखिरी निशानी समझ कर दिया होगा। लेकिन अब जब इतने दिन बीत गए हैं और अचानक पूरे गांव में अजीब तरह की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, खेती बाड़ी से लेकर व्यापार तक सब कुछ बिगड़ने लगा है और हर तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो बार बार यही सवाल मन में आता है कि आखिर ये सब अचानक क्यों हो रहा है। कहीं इस सिक्के के पीछे भी कोई ऐसी बात तो नहीं थी जिसे अम्मा हमसे छिपा कर गई थी। अगर तुम्हारे मन में इतने दिनों से यही सवाल घूम रहा है तो एक बार उस खेत पर जाकर देख क्यों नहीं लेते? आखिर वहीं से सब शुरू हुआ था। शायद तुम्हें वहां कुछ ऐसा याद आ जाए जिस पर उस समय ध्यान नहीं गया था। तुम ठीक कह रही हो। इतने दिन अपनी दौलत के पीछे भागता रहा, लेकिन अम्मा की उस छोटी सी बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। कल सुबह एक बार उस खेत पर जरूर जाऊंगा। उधर मोहन भी हिसाब की पुरानी बही देख रहा था। कागजों के बीच से वहीं 1 रुपये का सिक्का नीचे गिर पड़ा। रूपा ने उसे उठाकर मोहन को दिया। ये वही सिक्का है ना जो अम्मा ने तुम्हें उस रात दिया था? तुमने तो इसे कभी निकाल कर देखा भी नहीं था। आज अचानक बही के बीच से कैसे निकल आया? हाँ, यही है। उस समय तो मैंने इसे बस जेब में रख लिया था। सच कहूं तो मैंने सोचा ही नहीं कि अम्मा ने हमें 1 रुपया देने की जरूरत क्यों समझी। लेकिन अब जब कारोबार में इतनी परेशानी आ रही है तो पता नहीं क्यों उनकी वही बात बार बार याद आ रही है। लगता है अम्मा हमसे कुछ कहना चाहती थी और हम समझ ही नहीं पाए। तो फिर एक बार उस खेत पर जाकर देख लो। हो सकता है वहां जाने से तुम्हें कुछ याद आए। आखिर जिस जगह से तुम्हारे हिस्से की दौलत मिली थी उसी जगह से शायद उस 1 रुपये का जवाब भी मिले। ठीक है, मैं वहां जाऊंगा। कम से कम ये सवाल तो मन से निकलना चाहिए कि अम्मा ने आखिर ये सिक्का क्यों दिया था। उधर किशन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसने घड़े के पास रखा 1 रुपये का सिक्का उठाया और हथेली पर रखकर देखने लगा। अम्मा, बड़े भैया को हीरे मिले, दूसरे भैया को सोना और मेरे हिस्से में मिट्टी। इतने दिन तक मैंने यही समझा कि मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन अब जब दोनों भैया भी परेशान हैं और मेरे मन में भी इस सिक्के को लेकर सवाल उठ रहा है, तो लगता है शायद बात सिर्फ किस्मत की नहीं थी। अगर आपने जाते जाते ये 1 रुपया हमें दिया था तो जरूर कोई वजह रही होगी। अगर इसका जवाब कहीं है तो शायद उसी खेत में होगा जहां से मेरी किस्मत ने करवट ली थी। कल एक बार वहां जाकर देखता हूं। कुछ देर बाद तीनों भाई उसी खेत में आमने सामने खड़े थे। तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। तू यहाँ? मुझे लगा था मैं ही अकेला इस खेत में आने वाला हूँ। इतने सालों में आज पहली बार अचानक मन हुआ कि यहाँ आकर देखूं। आखिर अम्मा ने हमें जो दिया था उसके पीछे क्या बात थी? मैं भी इसी सवाल को लेकर आया हूं। पता नहीं क्यों आज उस 1 रुपए के सिक्के को देखकर लगा कि अम्मा ने वो यूं ही नहीं दिया था। शायद हम तीनों ने उस समय बहुत जल्दी में सब कुछ समझ लिया था। मैं तो उसी सिक्के का जवाब ढूंढने आया हूं। इतने दिनों से सोचता रहा कि अम्मा ने मेरे हिस्से में मिट्टी क्यों छोड़ी, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि शायद हम तीनों ने अपनी अपनी चीज तो देख ली, पर अम्मा की बात समझने की कोशिश ही नहीं की। रघुवीर ने अपनी जेब से सिक्का निकाला। मोहन ने भी अपना सिक्का निकाल लिया। तीनों कुछ पल तक उन सिक्कों को देखते रहे। तभी पीछे से किसी की गंभीर आवाज सुनाई दी। अच्छा हुआ तुम तीनों यहाँ आ गए। मैं सोच रहा था कि तुम्हें इस जगह तक पहुंचने में अभी और समय लगेगा। तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। एक आर्ष मुनि खड़े थे। महाराज, आप हमें कैसे जानते हैं और आपको कैसे पता कि हम यहाँ आएंगे? क्या आप जानते हैं कि हमारी अम्मा ने हमारे साथ ऐसा बंटवारा क्यों किया था?
तुम तीनों जिस सवाल का जवाब इतने दिनों से ढूंढ रहे हो, उसका जवाब तुम्हारे सामने है, लेकिन अभी तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारी अम्मा ने जो किया था, उसके पीछे एक ऐसी वजह थी जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर हमें बताइए महाराज, अगर आप सच जानते हैं तो हमसे क्यों छिपा रहे हैं? हम तीनों ने अपनी माँ को खोया है, कम से कम अब उनके आखिरी फैसले का मतलब तो जानना चाहते हैं। किशन ने तुरंत अपनी बात रखते हुए कहा, महाराज, कम से कम मुझे इतना तो बता दीजिए कि अम्मा ने मेरे हिस्से में मिट्टी ही क्यों दी? बड़े भैया को हीरे, दूसरे भैया को सोना और मुझे ये काली मिट्टी। मैंने तो हमेशा उनकी सेवा की, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और ये 1 रुपए का सिक्का, इसका क्या मतलब है? ऊपर से अचानक गांव में सूखा पड़ गया है। महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही इसका जवाब दीजिए। अभी नहीं, कुछ बातें सिर्फ सुन लेने से समझ नहीं आती, उन्हें अपनी आंखों से देखना पड़ता है। कल सूर्योदय से पहले तुम तीनों यहीं आना, अपने अपने घड़े और अम्मा का दिया हुआ 1 रुपये का सिक्का साथ लाना। उसके बाद तुम्हें खुद समझ आएगा कि तुम्हारी मां ने तीनों के हिस्से अलग अलग क्यों किए थे। आर्षि मुनि ने बस उसकी तरफ देखा और बिना कोई जवाब दिए वहां से आगे बढ़ गए। तीनों भाई उन्हें जाते हुए देखते रह गए। लेकिन सवाल अभी बाकी था, आखिर किशन के हिस्से में आई वही काली मिट्टी क्या थी? और अम्मा ने तीनों बेटों को 1-1 रुपया ही क्यों दिया था? क्या इन दोनों के पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जिसे तीनों भाई आज तक समझ ही नहीं पाए थे? जानिए इस रहस्य का पूरा सच अगले भाग में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें